नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि 4 दिसंबर को इंडिया सेलिब्रेट करता है अपना इंडियन नेवी डे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये एक ट्वीट है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। इनने भी इस चीज के लिए बेस्ट विशेष दी है कंट्री को, और हमारा जो रिच मैरीटाइम हिस्ट्री है उसकी बात की है इसमें। एक और चीज ये इसमें कहते हैं कि हमारी नेवी जो है इसने हमारी कंट्री को तो प्रोटेक्शन दी है, उसके साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट को भी शो किया है चैलेंजिंग टाइम में। इसके साथ एक वीडियो भी इनने शेयर किया है 40 सेकंड का। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर हम लोग ये जो नेवी डे है ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं 4 दिसंबर को। और ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें कहा जा सकता है कि इंडिया ने अकेले उन सारे देशों को जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे वॉर में, बहुत सी कंट्रीज थी इसमें जैसे कि यूएसए, यूके, जॉर्डन, सऊदी, फ्रांस और भी थी कंट्रीज, उनको अकेले ही एक सेटबैक दे दिया था। हम लोग कहते हैं ना कि यूएसएसआर की मदद से इंडिया ने पूरे वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था 1971 में। हालांकि ये बात सही भी है, लेकिन उससे पहले ही इंडिया ने जो है अपनी जीत की कहानी लिखना शुरू कर दी थी, और इस कहानी की शुरुआत जो थी वो हुई थी ऑपरेशन ट्राइडेंट से। प्लस साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों इंडियन नेवी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो नया एयरक्राफ्ट बनाने वाले थे आईएनएस विशाल, उस पे होल्ड लगा देंगे। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। और सबसे पहले आप लोग ये जो वीडियो है 40 सेकंड का जो प्राइम मिनिस्टर ने शेयर किया है, इसको देखिए। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है उसकी शुरुआत होती है 4 दिसंबर को। उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया में कई जगह पे बॉम्बिंग कर दी थी, और इस बॉम्बिंग के बाद इंडिया ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान पे। तक जो वॉर पाकिस्तान का सिविल वॉर था, मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में, इंडिया के वॉर डिक्लेयर करने के बाद ये दो देशों का वॉर बन गया। फिर होता क्या है कि इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान के लिए कराची पोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक एरिया है जो कि सी से कनेक्ट करता है पाकिस्तान को। इसी पोर्ट के थ्रू या फिर इसी एरिया के थ्रू पाकिस्तान का जो मैरीटाइम ट्रेड है वो होता है, और जो पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो उसको सपोर्ट या फिर हथियार सप्लाई करती हैं, और इसीलिए पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसी पोर्ट पे है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने प्लान बनाया कि अगर हम लोग इस एरिया की ब्लॉकेट कर दे या फिर यहाँ पर उन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन शिप को डिस्ट्रॉय कर दे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसीलिए एक स्ट्राइक ग्रुप बनाई गई इंडियन नेवी की अंडर वेस्टर्न नेवल कमांड, कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी चीज को अंजाम देने के लिए 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स को लेके आया गया ओखा कोस्ट पे। लेकिन ये जो बोट थी, इनकी जो ऑपरेशनल रेंज और रडार रेंज थी ये बहुत कम थी। इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि इनके साथ हम लोग सपोर्ट वेजल्स जो हैं वो भी भेजेंगे, और वो वेजल्स ऐसा कहा जाता है इस बोट को टो करके लेके गई थी टारगेट एरिया तक। तो टोटल जो स्ट्राइक ग्रुप बना उसके अंदर 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट थी, जिनका नाम था आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर। और इन सब बोट पे SSN-2B स्ट्राइक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इंस्टॉल थी, जिनकी रेंज लगभग 40 नॉटिकल माइल्स यानी कि 74 किलोमीटर तक की थी। इसके अलावा 2 अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट को भी इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल किया गया, जिनका नाम था आईएनएस किल्तन और आईएनएस कथचली। प्लस एक फ्लीट टैंकर आईएनएस पोशाक को भी इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल किया गया। इस पूरे फ्लीट के कमांडर थे बबरू भान यादव। 4 दिसंबर को ये स्ट्राइक ग्रुप कोस्ट ऑफ कराची के साउथ में 460 किलोमीटर की दूरी पे जाके अपनी पोजीशन बना लेता है पूरे डे टाइम में, और पूरे दिन ये जो पोजीशन थी इसको मेंटेन रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो सर्विलेंस रेंज थी वो 400 किलोमीटर से कम की थी, और उसके अलावा पाकिस्तान के पास रात में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज उस टाइम पे नहीं थी। फिर इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 11 बजे ये ऑपरेशन शुरू होता है, और ये ग्रुप आगे बढ़ती है और जो टारगेट होते हैं पाकिस्तान में उनको आइडेंटिफाइड करती है। सबसे पहले वहां पर PNS खैबर खड़ा होता है, जो कि एक डिस्ट्रॉयर था।
डिस्ट्रॉयर बेसिकली वो शिप होता है जो कि एक बड़े फ्लीट के साथ चलता है उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये बेसिकली फाइटिंग शिप टाइप का होता है। इस पे सबसे पहले इंडिया की बोट आईएनएस निर्घट अटैक करता है अपनी मिसाइल से। इस अटैक के बाद पाकिस्तान को बहुत टाइम तक ये समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है, और उसको लगता है कि एयर स्ट्राइक किया है इंडिया ने। इसीलिए एंटी एयरक्राफ्ट वॉर की प्रिपरेशन में पाकिस्तानी साइड जो है वो लग जाती है, और इतना पैनिक क्रिएट होता है पाकिस्तानी साइड में कि हड़बड़ी में उनको सपोर्ट करने के लिए जो रेस्क्यू टीम आ रही थी उनको ये लोग कोऑर्डिनेट ही गलत सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। और इसके बाद फिर आईएनएस निर्घात एक दूसरी मिसाइल मारता है पीएनएस खैबर, और फाइनली ये जो शिप है पाकिस्तान का ये डूब जाता है। 222 पाकिस्तानी सेलर की इसमें जान चली जाती है। फिर 11:30 बजे इंडिया की दूसरी बोट आईएनएस निपत कराची के नॉर्थ वेस्ट में 2 टारगेट को आइडेंटिफाइड करती है। इसमें एक तो होता है पाकिस्तान का कार्गो वेसल एमवी वीनस चैलेंजर, और दूसरा होता है इसको एस्कॉर्ट करने वाला पीएनएस शाहजहां, जो कि एक सी क्लास डिस्ट्रॉयर होता है। ये जो कार्गो वेसल होता है पाकिस्तान का, इसमें एमुनेशन रखा होता है पाकिस्तान फोर्स के लिए, इसलिए आईएनएस निपत सिर्फ एक मिसाइल में ही इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ये सिंक कर जाती है। इसके बाद पीएनएस शाहजहां जो होता है उस पे भी एक मिसाइल लॉन्च करता है आईएनएस निपत, और वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा इंडिया का बोट होता है आईएनएस वीर, वो इंडियन टाइम के हिसाब से 11:50 पे टारगेट करता है पीएनएस मुहाफिज को, जो कि एक माइन स्वीपर थी। माइन स्वीपर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि लैंड पे आप लोग ने सुना होगा ना कि आर्मी जो है वो माइंस बिछा देती है ताकि सामने वाले कंट्री का सोल्जर या फिर टैंक्स आए तो ये ब्लास्ट हो जाए, सामने वाली कंट्री की आर्मी को डैमेज हो। इसी तरीके से वाटर के भी माइंस होते हैं, उसको बिछा दिए जाते हैं ताकि उसके आसपास से जब भी कोई सबमरीन या फिर इस तरीके का वाटर क्राफ्ट निकले तो वो ब्लास्ट हो जाए, उस क्राफ्ट को डैमेज हो। नाउ माइन स्वीपर का काम क्या होता है, ये जो दुश्मन के माइंस होते हैं जो उसने बिछाए होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। इस पे आईएनएस वीर क्या करता है, मिसाइल फायर करता है, और सिर्फ एक ही मिसाइल से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और फाइनली सिंक कर जाती है। यहाँ तक कि ये जो है सिग्नल भी नहीं भेज पाती पाकिस्तान नेवी की हेडक्वार्टर तक। 33 पाकिस्तानी सेलर की इसमें जान चली जाती है। और इसी बीच आईएनएस निपत एमवी वीनस चैलेंजर और शाहजहां को डिस्ट्रॉय करने के बाद आगे बढ़ता है कराची की ओर, कैमारी ऑयल स्टोरेज टैंक को टारगेट करता है। 2 मिसाइल लॉन्च करता है वो इसकी ओर, एक मिसाइल मिसफायर हो जाती है और दूसरी इस पे स्ट्राइक करती है, और इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये जो टीम होती है, ये जो ग्रुप होता है, ये वापस लौट आता है। सर नाउ सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की ये थी कि इसमें कोई भी इंजरी, कोई भी खरोच नहीं आती है इंडियन साइड पे। ना इंडिया के किसी वेसल या फिर बोट को नुकसान होता है, ना ही किसी सेलर को नुकसान होता है, और जो प्लान होता है बिल्कुल उसी तरीके से ये मिशन जाके पूरा करते हैं हमारे नेवी के सोल्जर और चुपचाप वापस चले आते हैं। तो इस तरीके के ऑपरेशन जो है ये पहले भी हुआ करते थे इंडियन मिलिट्री के द्वारा, भले ही आजकल जो है हम लोग इसका अलग अलग नाम रख देते हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, या फिर उतना जितना आज मीडिया कवरेज दिया जाता है इसको, जितना आज पब्लिसाइज किया जाता है इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को, उतना पहले नहीं किया जाता था। तो इंडियन साइड पे मैंने बताया कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड पे क्या हुआ, उनकी रेस्क्यू टीम या फिर उनके जो हेडक्वार्टर्स थे उनको बहुत टाइम तक पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है। बाद में फाइनली उनकी रेस्क्यू टीम कुछ लोगों को बचा लेती है, तब उनके थ्रू पाकिस्तान को पूरी तरीके से पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करने की भी सोचता है ओखा पोर्ट पे बॉम्बिंग करके, लेकिन इंडिया को इससे पहले ही इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, तो अपनी जो मिसाइल बोट्स होती हैं वो इंडिया कहीं और शिफ्ट कर देता है। फिर भी पाकिस्तान के स्ट्राइक में एक फ्यूलिंग फैसिलिटी इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दरअसल ये जो टाइम था ना, ये साल देखो आप लोग, 1968 में इंडिया में रॉ बनी और 1971 में ये सब हो रहा है। तो इस टाइम पे कहने का मतलब है इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी ये पूरा अपना नेटवर्क बिछा चुकी थी पाकिस्तान में। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिस थे वहां पर भी इंडिया के जो जासूस थे वो मौजूद थे, या फिर वहां की भी इंफॉर्मेशन जो है मिला करती थी इंडिया को इस टाइम पे। आप लोग ने आलिया भट्ट की राजी मूवी देखी होगी, वो इसी टाइम की है लगभग। तो कैसे उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के टॉप आर्मी ऑफिसर के घर के अंदर तक इंडिया की जो जासूस है वो मौजूद थी। तो ये सब रॉ के कुछ इनिशियल सक्सेस का नतीजा है। उसी के चलते इस पाकिस्तानी स्ट्राइक के बारे में भी इंडिया को पता था और इसके अकॉर्डिंग इन लोग ने काम भी किया। तो ये थी पूरी स्टोरी ऑपरेशन ट्राइडेंट की। इस तरीके से इंडिया ने जाके स्ट्राइक किया कराची में और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे या फिर पाकिस्तान के जो शिप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया ना। इसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान को लगने लगता है कि अब वो स्मार्ट हो चुका है, तो वो क्या करता है, मर्चेंट शिप जो होते हैं उनके साथ मिंगल करता है। वो सोचता है कि इस तरीके से हम लोग चकमा देंगे इंडियन साइड को, उनको कंफ्यूज करेंगे मर्चेंट शिप और पाकिस्तान नेवी की शिप के बीच में, और इसका फायदा उठा के हम लोग उस पर अटैक करेंगे।
लेकिन इंडिया को इसके बारे में भी पहले से पता चल जाता है और ये सब देखते हुए इंडिया दोबारा एक नया ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन पाइथन। 8 से 9 दिसंबर को फिर से एक बार इंडियन बोट एक वेसल के साथ निकलती है और फिर कराची एयरपोर्ट पे जाके फिर से स्ट्राइक करती है और इस बार पाकिस्तान का पीएनएस ढाका पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और कैमारी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जिसको पिछले स्ट्राइक में थोड़ा ही नुकसान हुआ था इस बार पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। साथ ही साथ 2 फॉरेन शिप जो कि कराची में पोर्ट थी वो भी सिंक कर जाती है इंडियन स्ट्राइक के बाद। और ये जो ऑपरेशन थे इंडिया के ये आज भी हॉन्ट करते हैं पाकिस्तान को। 26/11 अटैक के बाद हुआ क्या था कि पाकिस्तान में इस चीज की संभावना बताई जाने लगी थी कि इंडिया जो है वो अटैक करेगा इंडियन नेवी के थ्रू कराची पोर्ट पे या फिर किसी तरह का मिसाइल स्ट्राइक करेगा इस तरफ से। फिर अभिनंदन केस के बाद भी इस तरीके की न्यूज़ें दिखाई जा रही थी पाकिस्तान के मीडिया में, अगर आप लोग को याद हो। तो इतना इम्पैक्ट है इस ऑपरेशन का पाकिस्तान पे आज भी, भले ही आज वो कितना भी कहता होगा कि हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन आज भी इंडियन नेवी जो है वो उसको हॉन्ट करती है। और अब तो ग्वादर पोर्ट भी है इस जगह पे, तो अब थोड़ा बहुत इस एरिया को लेके चाइना को भी हॉन्ट करती है। साथ ही साथ इस पूरे चीज में यूएस की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। होता क्या है कि यूएस कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को, लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद एक तरीके से ये दिख गया वर्ल्ड को कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा है पाकिस्तान पे, एटलीस्ट जो सी वॉर है उसमें। तो दूसरा, इसी टाइम पे इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी का गाजी जो सबमरीन था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप लोग ने वो मूवी भी देखी होगी, मिशन गाजी आई थिंक उसका नाम, उसमें पूरा दिखाया गया कि किस तरीके से ये किया गया था। ये जो गाजी सबमरीन था ये यूएस का सबमरीन था, यूएस ने इसको यूज किया और बाद में फिर इसको पाकिस्तान को दे दिया था। काफी विशाल और काफी ज्यादा पावरफुल सबमरीन था ये। इसके डिस्ट्रक्शन के बाद इंडियन नेवी के थ्रू यूएस की भी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, इसीलिए यूएस ने अपने मित्र देशों के साथ अपना 7th फ्लीट भेजा इंडियन ओशियन में पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन तब तक होता क्या है वो हम सब जानते हैं, पानी के अंदर से यूएसएसआर की सबमरीन जो है वो निकलती हैं और यूएस की 7th फ्लीट को वापस लौटने के लिए बोलती हैं, जिसके बाद उनको वापस लौटना पड़ता है। और इस तरीके से और मुक्तिवानी के स्ट्रगल की वजह से बांग्लादेश आजाद होता है और इंडिया 1971 का वॉर जो है वो जीत जाता है। तो ये तो बात की कहानी हो गई, लेकिन ये जो 4 दिसंबर का दिन था जिस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उस दिन नेवी डे मनाते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कंट्री में कि नेवी डे बनाया किस दिन जाता है और किस चीज के लिए ये मनाया जाता है, ये जानना तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन आई होप अब से आपको पता होगा इसके बारे में। और ये तो 1-2 ऑपरेशन है जो हम लोग को पता चलता है। ऐसे ही हमारी नेवी जो है ये कंटिन्यूसली कंट्री को जो प्रोटेक्शन है वो दे रही है, हर तरीके से हमारी रक्षा कर रही है और अपने आप को भी समय के साथ इवॉल्व कर रही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही इंडियन नेवी में एक पहला इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को इंडक्ट किया गया है और उसी टाइम पे ये कहा जा रहा था अब हम लोग इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा वो भी बनाएंगे, आईएनएस विशाल। लेकिन रिसेंटली इस तरीके की न्यूज आ रही है कि अभी इंडियन नेवी ने इस चीज को होल्ड पे लगा दिया है। इंडियन नेवी का ये प्लान है कि वो आईएनएस विक्रांत जो है उसी के साइज का एक और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देगी इंस्टेड ऑफ आईएनएस विशाल। आईएनएस विक्रांत जो है उसका डिस्प्लेसमेंट वेट लगभग 40,000 टन का था और आईएनएस विशाल का जो डिस्प्लेसमेंट वेट था वो 60,000 टन का था। तो आईएनएस विशाल जितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना के ये कहा जा रहा है अब हो सकता है इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत के साइज का यानी 40,000 टन की कैपेसिटी के साइज का ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर देगी। और सवाल यह है कि ऐसा क्यों करेगी इंडियन नेवी और क्यों अपना प्लान जो है वो चेंज कर रहा है इंडिया। तो देखो, सबमरीन वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन इसमें बेटर है, इस चीज की डिबेट जो है ये बहुत पहले से चली आ रही है। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं और अपने अपने नेगेटिव्स हैं। सबमरीन जो है वो बहुत कम कॉस्टली होता है लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम होती है ये भी कम होती है, और इसके अपोजिट में एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ये ज्यादा कॉस्टली होता है और इसकी जो लाइफ टाइम होती है लेकिन वो ज्यादा होती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ और भी दिक्कत है, जैसे कि ये साइज में बड़ा होता है इसलिए इसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर, ये भी सबमरीन डेवलप करना चाहती है। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात हो रही थी आईएनएस विशाल 7,000 टन की कैपेसिटी का, इसका जो कॉस्ट बताया जा रहा था वो बोला जा रहा था कि 55,000 करोड़ का खर्चा आएगा इसमें। दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत जो बनाया गया था वो सिर्फ 20,000 करोड़ के खर्चे में बनाया गया था। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैसा अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे गवर्नमेंट नहीं खर्च करना चाह रही है, और इसका रीजन है जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि गवर्नमेंट भी ज्यादा फेवरेबल है सबमरीन को लेके।
और गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा सबमरीन को प्रेफर कर रही है, इसके भी कुछ रीज़न है, जिसमें सबसे पहला तो ये इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है इंडिया के लिए। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आप लोग को पता होगा इंडिया ने पहला नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया अपना, और ऐसे ही इंडिया के पास बहुत ज़्यादा आइसलैंड्स है इस एरिया में, जिसको काफ़ी बार एडवाइस किया जाता है कि हम लोग को इसी तरीके से नेचुरल एयरक्राफ्ट उस वहाँ पर डेवलप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग और डेवलपिंग मोर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसमें खर्चा भी कम होगा और वही हम लोग को फायदा मिलेगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना के मिलेगा। खाली प्रॉब्लम जो है वो ये आएगी कि हम लोग उस चीज को ले जा नहीं सकते कहीं पर, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं किसी स्पेशल मिशन के लिए। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि इंडिया के अभी जो है वो कोई ऐसे खास इंटरेस्ट नहीं है बाकी जगह पे जिसके लिए उसको अब वहां पर अपना हैवी फ्लीट डिप्लॉय करना पड़े। अभी हमारे ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो इंडियन ओशियन से ही रिलेटेड है, और थोड़े बहुत इंटरेस्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन से भी रिलेटेड है, लेकिन उतने ये नहीं है। इसीलिए हम लोग को बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी कि अपने मिलिट्री को भेज के बाहर कोई ऑपरेशन करे, जिसके लिए हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। तो ये थे कुछ रीज़न, इसके अलावा और भी रीज़न है, जैसे कि चाइना भी ने भी ऐसे ही किया था। पहले उसने बहुत ज़्यादा अपने सबमरीन्स जो है वो बना लिए। आज के टाइम पे चाइना के पास लगभग 79 सबमरीन, यूएसए के पास आप लोग देखेंगे तो 68 सबमरीन है, इंडिया के पास सिर्फ 17 सबमरीन है। तो पहले चाइना ने खूब ज़्यादा अपने सबमरीन बना लिए, उसके बाद उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करना शुरू किया। और इसका लॉजिक भी बनता है, पहले आप लोग कम पैसे का सामान खरीदोगे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे का खरीदोगे, फिर उससे और ज़्यादा पैसे का खरीदोगे। ऐसा तो नहीं है ना सीधे जो सबसे महंगा सामान होगा वही जाके खरीदोगे, आपका जो बजट है वो भी देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी ये एडवाइस किया जाता है कि हम लोग को सबमरीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, और गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत ऐसा सोचना है। लेकिन मिक्स्ड व्यू है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी प्रेफर करते हैं। तो अपने अपने विचार हैं सबके। जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।